नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आज है 27 जुलाई 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के विश्लेषण में कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। सत्र को शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल आएगा वो फ्रीबीज से रिलेटेड आएगा। दूसरा आर्टिकल म्यांमार देश से है, तो इससे हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है इस पे चर्चा करेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रामसर स्थल से संबंधित है, यह हमारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में अति महत्वपूर्ण है। चौथा आर्टिकल आएगा चीन पाकिस्तान आर्थिक गरियाले से संबंधित। पांचवा आर्टिकल है जीडीपी के मापन से संबंधित जो प्रणालियां हैं, जो मानक हैं, जिनको अभी तक हम लोग गौर कर रहे हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं। अंत में हम लोग देखेंगे कि उपरोक्त टॉपिक में से कौन कौन से मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या मुख्य परीक्षा की बात करें, तो पूरे वीडियो को बहुत इत्मीनान से बैठ के देखिएगा, एकदम शांत मन से देखिएगा। सरल शब्दों में सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ा दूंगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, तुरंत का तुरंत आप लिख लोगे तो बाद में वो कार्य जो है आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। चलिए सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं। ये आपको द हिंदू के फ्रंट पेज पर ही, यानी कि प्रश्न संख्या 1 पर ही मिल जाएगा। इसका संबंध सेकंड और थर्ड पेपर से है, जहां पर हम लोग शासन व्यवस्था और सरकारी बजट की बात करते हैं। देखिए ये आर्टिकल जो है ये फ्रीबीज की बात कर रहा है। फ्रीबीज मैं कई बार आपको बता चुका हूं, पहले के भी द हिंदू समाचार विश्लेषण में हम लोग इस आर्टिकल के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप केवल जब यूट्यूब चैनल पे जाएंगे बायजूस आईएएस हिंदी के, तो उसमें जितने भी समाचार विश्लेषण के वीडियो हैं उसके थंबनेल पे देखते जाइएगा। उसमें जो ऊपर फोटो बनी होगी उसमें देखिएगा, तो उसमें मुफ्त उपहार के नाम से आपको एक वीडियो मिलेगा, तो उसको जरूर देखिएगा। देखिए यहां पर बात हो क्या रही है। यहां पर ये देखिए लिखा हुआ है, कैन प्रोमिसेस ऑफ इररेशनल फ्रीबीज बी कर्ब्ड। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सरकार से यह प्रश्न पूछा है कि जो तर्कहीन उपहार होते हैं, तर्कहीन का मतलब है कि भाई कोई पार्टी जो है वो इलेक्शन में खड़ी होती है और अपने वोटरों को लुभाने के लिए इलॉजिकल घोषणाएं कर देती है, जैसे कि हम आपको टीवी दे देंगे, हम आपको वॉशिंग मशीन दे देंगे या 5-5 हजार रुपए दे देंगे। तो इस टाइप के जो तर्कहीन वादे होते हैं उनको बहुत गंभीर रूप में सरकार को लेना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कई बारी इस टॉपिक पे आर्टिकल निकल चुका है, बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछा है। अब गवर्नमेंट से पूछने का मतलब क्या है, देखिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पूछा। अब आप पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई मामला गया था क्या, तो बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया था। बीजेपी के एक लीडर हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, ये वकील भी हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल करी। वहां पर इन्होंने ये पूछा कि जो भी पार्टी इस तरीके की तर्कहीन घोषणाएं करती हैं या लुभावने वादे करती हैं जनता से, ऐसी पार्टियों का क्या करना चाहिए, इनका जो पंजीकरण है उसको समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा जो इनका चुनाव चिन्ह होता है उसको भी समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि उसका भी पंजीकरण जो है वो रद्द कर देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी रिट में ये 2 पॉइंट्स मेंशन करे थे और वहां पर रिट दायर करी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल में क्या निकला है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा। एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत नामी वकील हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा, कपिल सिब्बल। तो उन्होंने कपिल सिब्बल जी से पूछा कि भाई आप बताओ आपके हिसाब से यहां पर क्या होना चाहिए। यहां पर कपिल सिब्बल ने क्या बोला है वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बोला कि ये जो जिम्मेदारी है वो वित्त आयोग को देनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आप मुख्य परीक्षा में लिख सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि वित्त आयोग जो होता है, अब राज्यों के बीच में बात करी जाए स्टेट्स की या सेंटर की, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का आवंटन होता है वो किसका काम होता है, वित्त आयोग का काम होता है, सबको पता है। अब जब वित्त आयोग करों का आवंटन स्टेट के ऊपर करता है, स्टेट को बोलता है, राज्य को बोलता है कि भाई हम तुम्हें इतना टैक्स दे रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्या करे कि जो स्टेट के ऊपर ऋण है, यानी कि स्टेट के ऊपर जो लोन है, सबसे पहले वो उसको चेक करे कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना लोन आया कहां से, तो इसको चेक करे। ये किसका काम होगा, फाइनेंस कमीशन का। अब जब फाइनेंस कमीशन हर स्टेट की जब ये अकाउंट चेक करेगा ना, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना ऋण आया तो उसके पीछे पीछे ये कारण थे। अब तुमने मुफ्त में टीवी बांट दिए या तुमने चुनाव में उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने जीतने के लिए ऐसे ऐसे लुभावन वादे करे तो उसमें पैसा चला गया, जो पैसा बिल्कुल तर्कसंगत नहीं था, जिसको देने का कोई अर्थ नहीं था, वहां पर आपने ये चीज कर दी है, तो अब आपको कर आवंटन में इतना कम पैसा मिलेगा। तो कपिल सिब्बल का यहां पर यह कहना था। दूसरा, यहां पर जब यही चीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछी गई कि भाई जो अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं उन्होंने तो ये रिट डाली हुई है और उनकी डिमांड ये है कि पार्टियों का रजिस्ट्रेशन और उनका जो चुनाव चिन्ह है दोनों को रद्द कर दिया जाए, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का एकदम अलग कहना था। उनका कहना यह था कि भाई जो वोटर्स होते हैं, यानी कि जो जनता होती है,
ये उसके विवेक पर छोड़ना चाहिए कि उसको भी ये दिखना चाहिए कि भाई हमारे राज्य की तरक्की कितनी हो रही है, हमारे राज्य में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, रेलवेज, मेट्रो, जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं वो हमारे राज्य में नहीं बन रही हैं। इसके अलावा जो राज्य में इस तरीके की फेक घोषणाएं होती हैं जो सरकारें करती हैं, तो उसके बेस पे वो उस राजनीतिक पार्टी को वोट ना दे। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा। दूसरा, इन्होंने ये कहा उपाध्याय जी से कि भाई हम ना ही चुनाव चिन्ह को रद्द कर सकते हैं और ना ही हम उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको डी रजिस्टर यानी कि उसका पंजीकरण भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। पंजीकरण कैंसिल करने के लिए भाई एक रीजन होता है कि या तो पार्टी ने धोखाधड़ी से कहीं पे चुनाव जीता हो, या वो जो संविधान है हमारा उसका उल्लंघन करती हो। तो ये कुछ कारण होते हैं जब किसी पार्टी का जो पंजीकरण होता है उसको निरस्त करा जाता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर यह चीज याद रखिएगा, किसी पार्टी को जो चुनाव चिन्ह मिलता है वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत मिलता है, तो उसका नाम है चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968। ठीक है, तो इसके अंडर में यह चीज लिखी हुई है। तो किसी पार्टी को कोई चुनाव चिन्ह मिला है, मान लीजिए जैसे बीजेपी की बात करें तो कमल का फूल जो इनको मिला हुआ है, तो ये चुनाव चिन्ह इसलिए दिया जाता है ताकि उस पार्टी का अपना एक पहचान चिन्ह हो जाता है। दूसरा, जो ईवीएम मशीन होती है, अब मान लीजिए कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो जब वोट डालने जाता है तो वो अगर पढ़ नहीं सकता तो उस सिंबल को देख के पहचान सकता है और उसके आगे का वोट बटन दबा के अपनी मनचाही पार्टी को वोट दे सकता है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये निकला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ये प्रश्न पूछा है और ये बोला है कि भाई ये जो अतार्किक वादे करे जाते हैं, इसके लिए जो हमारी कार्यपालिका है यानी कि जो केंद्र सरकार है उसको कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। अब मेरे हिसाब से इतनी बार ये आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हो चुका है और इसके बारे में इतनी बात हो चुकी है। और दूसरा, हम लोग जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख रहे हैं श्रीलंका का अपने सामने, जिस तरीके से श्रीलंका में जो राजनीतिक और आर्थिक उसकी स्थिति हो चुकी है, और वो वहां पर एक इसका प्रमुख कारण रहा है फ्रीबीज। वहां के राजनेताओं ने खूब सारी ऐसी घोषणाएं करके जनता में जो राज्य का पैसा था उसको वेस्ट करा और उसके कारण ये स्थिति जो थी वो श्रीलंका में आ गई। तो हमें उससे भी चेतना चाहिए और सरकार को ये करना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ इसके लिए नियम कानून जरूर बनाने चाहिए। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 8 पर मिलेगा। इसका संबंध द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई म्यांमार के अंदर। म्यांमार में क्या हुआ, टोटल 4 लोगों को यहां पर फांसी दे दी गई, जिसमें से 2 की तो पुष्टि हो गई है कि दोनों के नाम और उनका जो पहचान है वो सामने आ गई है। जिसमें से एक व्यक्ति जो है, जिनका म्यांमार में जो पहले से आंदोलन हुए, क्रांति हुई, जिसको कई बार 4 टाइम्स 8 क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है, 888 क्रांति के नाम से जानते हैं, तो उससे भी जुड़े हुए थे। दूसरा एक और यहां पर थे, उनको भी फांसी दे दी गई। अब बताया जाता है ये दोनों ही जो हैं ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, एनएलडी के। एनएलडी के बारे में पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो पार्टी थी यही सत्ता में आई थी, जिसको हटा करके वहां पर जो मिलिट्री है उसने कूप करा था, यानी कि मिलिट्री शासन वहां पर स्थापित हुआ था। तो दोनों ही जो कार्यकर्ता थे ये इसी पार्टी से संबंधित थे और इनको बोला जाता है कि लोकतांत्रिक कार्यकर्ता थे। लोकतंत्र के लिए आंदोलन करना, लोकतंत्र की आवाज उठाना, ये काम ये करते थे। इस वजह से इन दोनों को क्या हुआ, फांसी दे दी गई। यहां पर जो मिलिट्री है, जो इनकी आर्मी है, जिसको तातमा दाव भी कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ की जो आर्मी है, ठीक है, तो जो यहाँ पर आर्मी है उसके चीफ जो है उनको बोलते हैं मिन ओंग। तो ये जो मिन ओंग है, इनका ये कहना है कि ये जो दोनों कार्यकर्ता थे जिनको फांसी दी गई है, उनको फांसी दी गई है, इनके ऊपर आरोप लगाया इन्होंने आतंकवाद का, राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का, और दूसरा जो ये संविधान है इसका पालन ना करने का। तो ये आरोप लगा के इस वजह से इनको फांसी की सजा मिली है, और जबकि वहां की जो जनता है उसका कहना कुछ और है। अब देखिए, यहां पर जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं, तो वो मैं आपके सामने चर्चा कर लेता हूं। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये न्यूज क्यों चर्चा में आई। 2021 में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट घटना हुई थी वो हुआ था वहां पर क्या, सैन्य तख्ता पलट। आपको पता होना चाहिए 2021 में, यानी कि अगर इसके भी एक थोड़ा सा पहले चलें तो 2020 की मैं बात करूं तो 2020 में यहां पर चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसमें से यहाँ की सबसे लोकप्रिय जो नेता हैं ओंग सैन सुई की। कई बार आप लोगों ने इनकी फोटो देखी होगी, ये महिला जो है सबसे लोकप्रिय महिला। तो इन्होंने यहां पर इलेक्शन जीता था। इन्हीं की पार्टी का नाम क्या है, एनएलडी, जिसको बोलते हैं नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इन्हीं की पार्टी ने यहां पर जीत हासिल करी थी, परंतु ये राष्ट्रपति नहीं बनी थी। राष्ट्रपति कौन बना था यहां पर, यहां बने थे राष्ट्रपति विन मिंट के नाम से। तो अब हुआ क्या, जो यहां पर इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट ऐसा आया कि 80% वोट जो थे वो एनएलडी को ही मिले।
यानी कि टोटल सारे वोटर्स का म्यांमार के 80% लोगों ने इन्हीं को वोट दिया। बट कुछ विपक्षी दलों का और कुछ लोगों का यह कहना था कि इस चुनाव में क्या हुआ, इस चुनाव में हुआ भ्रष्टाचार, कुछ घपलेबाजी हुई, उस वजह से यहां पर जो इनकी पार्टी है इतनी बड़ी उसने जीत हासिल करी। तो यहां पर यह बोला गया, वहां का जो इलेक्शन कमीशन है उसको बोलते हैं यूईसी, ठीक है, यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन, यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन। तो इस यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन को यहां पर आर्मी ने यह बोला आप इसकी जांच करिए, और इनको जांच के लिए एक डेडलाइन दी गई 1 फरवरी 2021। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1 फरवरी 2021 की डेडलाइन दी गई और इनको बोला गया कि जो भी भ्रष्टाचार अगर इसमें निकलता है तो इस चुनाव को पूरी तरीके से कैंसिल करा जाए, दोबारा फिर से चुनाव कराए जाएंगे। परंतु ये जो यूईसी था इसने अपनी जांच में यह पाया कि ऐसा यहां पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। और जैसे ही यूईसी ने बोला कि यहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, ठीक एक दिन बाद यानी कि 2 फरवरी 2021 को यहां पर जो यहां की सेना थी उसने तख्ता पलट कर दिया। जो ये ऑंग सैन सू की थी और जो विन मिंट थे यहाँ के राष्ट्रपति, और भी इनके साथ कई सारे इंपॉर्टेंट जो इनके मिनिस्टर थे, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। पूरा म्यांमार में 1 वर्ष का आपातकाल लगा दिया गया। और ये जो यहाँ पर चीफ थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिनका नाम है मिन युंग, ठीक है, यहां पर इनको डिक्टेटर कह लीजिए, तानाशाह कह लीजिए। आर्मी जो है वो पूरे म्यांमार में इस टाइम पे इसी का कब्जा है। इन्होंने बोला कि भाई यहां पर जो ये संविधान है ये सबसे ऊपर होना चाहिए, इससे ऊपर कोई नहीं है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो संविधान है ये भी यहाँ की आर्मी ने ही यानी कि मिलिट्री ने ही बनाया है। और इस संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर जो भी पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसमें 25% सीट जो होंगी वो डिफेंस के लोगों के लिए ही आरक्षित करी गई हैं। तो देखिए संविधान भी कैसा बनाया गया है, एक तरफा संविधान बनाया गया है। तो ये जो सैन्य तख्ता पलट हुआ उसके बाद से अब चूंकि ये जो मिन आउंग है ये यहाँ पर रूल करते हैं और अपने हिसाब से ही यहां पर सारे नियम कानून बनाते हैं। अब 2021 के बाद से ही यहां पर क्या होता है, जितने भी युवा वर्ग हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जो जिनको लोकतंत्र से प्यार था, ठीक है, तो ये सब लोग यहां पर छिटपुट आंदोलन होते रहते हैं, अभी भी आवाजें उठाई जाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया जिसमें से 2 कार्यकर्ताओं को फांसी दी गई थी, तो एक कार्यकर्ता, ये 4 बार जो 8 लिखा हुआ है, इस आंदोलन का नाम था, इस आंदोलन से संबंधित थे। मैं बताता हूं आपको ये आंदोलन क्या था। इस आंदोलन का में 4 बार 8 क्यों प्रयोग होता है। पहली चीज तो ये 1988 में हुआ था और इसकी जो डेट है वो है 8 अगस्त। तो देखिए ये महीना भी कौन सा है, 8वां, तो इस वजह से 4 बार 8 आता है इस आंदोलन में। अब देखिए म्यांमार का इतिहास अगर आप उठा के देखोगे ना, तो पहले भी यहाँ पर 1960 में मिलिट्री रूल था, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आई, फिर उसके बाद मिलिट्री रूल हुआ, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आई, तो इस तरीके से चलता रहा था वहां पर। तो जब 1980 के दौरान क्या होता था, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा लो चली गई थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, यहाँ पर जो लोगों की आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। तो ये ऐसा नहीं था कि 1960 में जब मिलिट्री रूल आया तो यहीं से ही लोगों के बीच में मिलिट्री को लेके उनके दिल में उनके लिए कोई अच्छी फीलिंग थी नहीं। यहाँ पे वो लोग चाहते थे कि भाई हमारे द्वारा चुनी गई सरकार यहाँ पर रूल करे, बट ऐसा मिलिट्री ने वहां कभी करने नहीं दिया। तो यही आंदोलन फट पड़ा कब, 8 अगस्त 1988 को। इसी को बोलते हैं ये 4 बार 8 आंदोलन या मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पर जितने भी वहां के स्टूडेंट्स थे, युवा थे, किसी भी आयु वर्ग के लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करा और इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वहां की आर्मी ने बहुत बड़ा जीनोसाइड करा, यानी कि नरसंहार करा, बहुत लोगों की जानें यहां पर गईं। तो उसी आंदोलन से एक व्यक्ति थे जिनको अभी फांसी दी गई। दूसरा यहां पर देखिए वर्ड यूज हुआ है हिंदू के आर्टिकल में, स्प्रिंग रिवॉल्यूशन। स्प्रिंग रिवॉल्यूशन क्या था, यही जो 2021 में सैन्य तख्ता पलट हुआ ना, जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, इस सैन्य तख्ता पलट के बाद वहां पर भी ऐसा नहीं था कि लोग सड़कों पर निकल आए, कई सारे सरकारी जो आवास थे उनको घेर लिया गया, सारी चीजें हो रही थी, आर्मी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि आर्मी को लोग पसंद करते थे। ये डिसीजन तो तुरंत अकेले आर्मी ने ही ले लिया कि भाई सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर दिया और खुद आके वहां पर बैठ गए। तो इनके अगेंस्ट में यहां पर आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसको स्प्रिंग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें कई सारे लोगों ने क्या करा था कि जो केसरिया रंग होता है इस कलर के वस्त्र पहन के घूमने लग गए थे। 3 फिंगर सैल्यूट का नाम आपने सुना होगा, 3 उंगलियां उठाकर सल्यूट करना, ठीक है, ये एक प्रथा स्टार्ट हो गई थी। तो यहां पर भी, और अभी तक आज की डेट तक आंदोलन ऐसे चलते रहते हैं पूरे म्यांमार भर में।
अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करी जाए, टोटल अभी तक ऐसा हो चुका है कि जब से 2021 में तख्तापलट हुआ है, 113 लोगों को जो है मौत की सजा यहाँ पर सुनाई गई है। अब आप बोलेंगे कि इसका कारण क्या है, ये लोग रीजन क्या बताते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रीजन बताया जाता है, इन लोग को आतंकवादी बोल दिया जाता है, इन लोग के ऊपर आरोप लगाया जाता है हथियार रखने का, राज्यों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का, संविधान को ना मानने का। ये आरोप यहाँ की मिलिट्री इनके लोगों पर लगाती है। परंतु जो इसका वास्तविक कारण है वो ये है कि जो, जैसा मैंने आपको बताया है कि जहां पर जो इसके चीफ हैं मिन ओंग, तो मिन ओंग से पहले भी यहां पर चीफ रहे हैं। तो जब वो लोग चीफ थे ना, तो म्यांमार में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट आंदोलन नहीं होता था। इनके बारे में यहां बोला जाता है कि ये जो है वो नियंत्रण ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह बढ़ रहा है। हो सकता है कि इसकी फांसी का एक उदाहरण के तौर पे जो बाकी लोग हैं वो सब प्रोटेस्ट करना बंद कर दें। जो छिटपुट यहां पर हिंसाएं होती हैं, कई बार तो यहाँ पर हिंसात्मक झड़प भी होती है यहाँ की आर्मी के साथ लोगों की, और कई सारे यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स हैं, कई सारे जिसको बोलते हैं निर्जातीय ग्रुप हैं यहाँ पर, जो जिनके पास थोड़े बहुत जो हथियार हैं उनसे भी सरकार का विरोध करते हैं। तो जो जाति संघर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, आतंकी हमले की बात कर रहा हूँ, तो इस टाइप में क्या है कि इसके होने से वहां की इकोनॉमी में बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसको भी ये जो मिन ओंग है ये रिवाइव नहीं कर पाए, उसको अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध के चलते इन्होंने ये कदम उठाया फांसी देने का। इनकी लीडरशिप में हो रही है, जिसके लिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। दूसरा, अगर बात करी जाए कि इसमें आपको भी पता है, न्यूज आने लगी थी कि बहुत सारे देशों ने इस चीज का विरोध करा, इस चीज के लिए बोला कि भाई हम जो यहाँ पे आर्मी डिक्टेटर हैं, तो उनसे ये कई लोगों ने बोला कि भाई हम सैंक्शंस लगाएंगे या हम इसकी निंदा करते हैं। परंतु अगर बात करी जाए, एक होता है कि सैंक्शंस लगाने की धमकी देना, एक होता है सैंक्शंस लगाना। तो अभी तक म्यांमार के ऊपर रूस और चाइना जैसा कोई सैंक्शन यहाँ पर लगा नहीं है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा जो समर्थक है वो है चाइना, और चाइना के साथ साथ रूस भी इसका समर्थन करता है। हालांकि इस घटना का समर्थन नहीं करता, परंतु म्यांमार में जो ये आर्मी की सरकार है उसका समर्थन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, म्यांमार क्या है, ये एशियान का भी सदस्य है। तो यहाँ पर एशियान की बैठक हुई थी, उसमें 5 सूत्री सहमति निकाली गई थी। उसमें यह बोला गया था, ये 5 जो पॉइंट्स हैं इनको आपको मानना पड़ेगा। इस पे भी जो म्यांमार की आर्मी सरकार है वो सहमत थी। जैसे कि बात करी जा रही है, हिंसा को कम करा जाए, ठीक है, हिंसा को खत्म करा जाए। दूसरा, यहाँ पर जो मानवीय सहायता होती है, दवा, भोजन, इस टाइप की जो मानवीय सहायता है वो एशियान देश यहाँ पर इनको देंगे। एशियान देश अपना कोई दूत भेजेंगे, यहाँ पर कोई राजदूत होगा, वो इनकी जो आर्मी की सरकार है और लोगों के जो ये ग्रुप बने हुए हैं जो ये आंदोलन करते हैं उनके बीच में उन लोगों की मध्यस्थता कराने का काम करेगा। तो इस तरीके से एशियान जो देश हैं उन्होंने भी म्यांमार के अंदर शांति बनी रहे और यहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार का जन्म हो, उसके लिए भी कदम बढ़ाया है। तो ये था पूरे आर्टिकल का सार। अगली न्यूज देखिए, प्रश्न संख्या 12 पर आपको मिलेगी, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र से है, जो पर्यावरण से संबंधित है। यहां पर देखिए रामसर स्थल की बात हो रही है, तो ये हमारे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहां पर क्या हुआ है, 5 नई रामसर साइट इंडिया को मिल गई हैं। पहले कितनी साइट थी हमारे पास, 49, 5 और जुड़ गई, तो अब टोटल साइट्स कितनी हो गई हैं, 54 साइट्स हो गई हैं। ये हमारे लोकेशन मैपिंग की दृष्टि से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 साइट जो है वो तमिलनाडु में ही है, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई और पिचावरम। एक मध्य प्रदेश में है और एक मिजोरम में है। मिजोरम वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट यूपीएससी को वैसे भी बहुत ज्यादा फेवरेट है यूपीएससी का, इसलिए वजह से इसका जरूर याद रखिएगा। पाला जो वेटलैंड है इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ये न्यूज क्यों आई थी। यहां पर कुछ फैक्ट्स और बताए गए, वो ये बताए गए कि अगर पूरे साउथ एशिया की बात करें, है ना, दक्षिण एशिया की बात करेंगे, तो दक्षिण एशिया में इंडिया जो हमारा प्यारा भारत है, इसके पास मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं। अगर पूरे विश्व में बात करें, सबसे ज्यादा जो साइट्स हैं वो यूनाइटेड किंगडम के पास हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है मैक्सिको का, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर देखिए यूके के पास टोटल नंबर ऑफ साइट्स 175 के आसपास रामसर साइट्स हैं, परंतु अगर मैक्सिमम क्षेत्रफल की बात करेंगे कि कौन सा देश ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा एरिया रामसर साइट के अंतर्गत आता है, तो वो है बोलीविया, ठीक है, बोलीविया देश। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। स्टेट पीसीएस में तो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहां पर रामसर साइट चर्चा में आई, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रामसर साइट होती है वो किस लिए होती है। वो बेसिकली क्या होता है, जो आर्द्र भूमियां होती हैं। अब आर्द्र भूमि जो होती है वो क्या होती है, इसका बड़े सिंपल से मैं
आपको बताऊं लैंग्वेज में, एक होता है जल और एक होता है स्थल। जहां पर ये दोनों चीजें मिलती हैं उसका जो एरिया होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमियां बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे ये स्थल है और यहां पर कहीं ये जल है। अब ये झील हो सकती है, ये कोई तालाब हो सकता है, ये कोई मुहाना हो सकता है, ये कोई तट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, दलदल भूमि हो सकती है। तो इनके बीच का जो एरिया, जो ये वाला एरिया है, संक्रमण का जो क्षेत्र है, ये क्या होता है, यहां पर जो जैव विविधता होती है ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहां पर जो जीव जंतु होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये जो आर्द्र भूमियां होती हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 1971 में जो ईरान में एक शहर था रामसर, तो वहां पर एक कन्वेंशन, एक आयोजन करा गया था। तो वहां पर ही पहली बार ये बात बोली गई थी कि जो विश्व में आर्द्र भूमियां होती हैं जिसको इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं, ठीक है, तो वेटलैंड को हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं उस पर बात करी गई थी। तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रामसर साइट के नाम से पड़ गया। तो जितनी भी आर्द्र भूमियां होती हैं तो वहां पर अगर वो रामसर साइट में आती हैं तो इसी वजह से उनको रामसर नाम मिला हुआ है। 2 फरवरी को वेटलैंड डे के नाम से जाना जाता है। तो 2022 के लिए थीम क्या है वो भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। 2022 के लिए ये वेटलैंड की थीम है। अगर महत्व की बात करें तो यहां पर आपको पता होगा मत्स्य उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। यहां पर प्राकृतिक बाधाओं में जैसे जो बाढ़ आदि होती है, सुनामी आदि होती है, तो इनसे हमारी सुरक्षा करती हैं। ठीक है, लोगों के जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा इस पे डिपेंड होते हैं। 40% जनसंख्या जो होती है वो अकेले वेटलैंड पर ही डिपेंड करती है। यहां पर उनके आवास की बात कर लें या उनके रोजगार की बात कर लें तो सारी चीजें, उनका भोजन, दवा, कच्चा माल, ये सब इसी वेटलैंड पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि यहां पर स्थल मंडल है, जल मंडल है और इसके बीच का एरिया है, तो जाहिर सी बात है देखने में काफी आकर्षित होगा। तो पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो अब पर्यटन का मतलब है यहां पर क्या बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये भी किससे संबंधित है, लोगों के जीवन यापन से संबंधित है। तो ये चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे कुछ आर्द्र भूमियां ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा, जिनका मतलब जिनके प्रदूषित होने का, खराब होने का चांसेस होता है। तो ऐसी आर्द्र भूमियां, पहली चीज तो वो आर्द्र भूमि होनी चाहिए, ये पहला केस है। दूसरा केस कि उसके निकट भविष्य में खराब होने के चांसेस, प्रदूषित होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे हम भूमियों को किस में रखते हैं, आर्द्र भूमियों को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में टोटल 3 वेटलैंड ऐसे थे जो हमने किस में रखे थे, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। एक था लोकटक लेक, एक है केवलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में आपको मिलेगा, लोकटक मणिपुर में मिलेगी, और तीसरी थी चिल्का। चिल्का को हमने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा था, परंतु हमने चिल्का के लिए इतना अच्छा भारत सरकार ने काम किया कि इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से निकाल लिया गया है। इसके लिए भारत सरकार को अवार्ड भी मिला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 2 साइट ऐसी हैं, एक तो लोकटक और दूसरी केवलादेव नेशनल पार्क। ये 2 साइट मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भारत की तरफ से दर्ज हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगली न्यूज देखिए, प्रश्न संख्या 12 पर आपको मिलेगी। इसका भी संबंध द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध से है। यहां पर जो न्यूज है वो क्या आई है, सीपीईसी के बारे में सबको पता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं इसको। यहां पर इन लोगों ने क्या करा है, किन लोगों ने, चाइना और पाकिस्तान, इनकी हुई थी 3rd मीटिंग सीपीईसी की। इनका जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है ना, जो एक साथ ये लोग काम करते हैं इस ग्रुप में, तो उसको ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बोलते हैं। तो इसकी तीसरी मीटिंग थी। तो इसकी तीसरी मीटिंग में भाई ये चर्चा हुई कि कोई और थर्ड पार्टी जो है वो सीपीईसी को ज्वाइन कर ले, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जाहिर सी बात है ये लोग ऐसा क्यों चाहेंगे, तो इसके पीछे मेन कारण क्या है, आर्थिक समस्या। ठीक है, अभी इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं सीपीईसी के बारे में। तो सीपीईसी आप देखोगे जैसा कि इस मैप में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है सीपीईसी, ये जो रूट आपको दिख रहा है, एक तो आपको पीले कलर से लाइन दिख रही होगी, एक लाल कलर से लाइन दिख रही होगी। तो याद रखिएगा जो सबसे पहला सीपीईसी प्रोजेक्ट जब बनाया गया था, ये बना कब है, 2015 में योजना को लागू करा गया है। तो 2015 में जब प्रस्तावित करा गया था तो जो लाल वाला है इससे प्रस्तावित था। अब चूंकि ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये कौन सा एरिया है, इसी एरिया को हम लोग बलूचिस्तान कहते हैं, है ना। और बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया है और कई बार यहाँ पर आंदोलन होता है, ये लोग पाकिस्तान से हमेशा अलग होने की मांग करते हैं। तो इसका सीपीईसी का मैक्सिमम जो एरिया था वो बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा था। परंतु अब क्या करा गया है, इस आंदोलन के चलते अब जो पीली लाइन आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, जो मैं ये ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये है एग्जैक्ट सीपीईसी। ठीक है, ये खत्म कहां पर होता है, ग्वादर में। और ये कहां से स्टार्ट होता है, काशगर में। काशगर ये चाइना का वही प्रांत है, शिनजियांग। अब देखिए ये किसका हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। ये हिस्सा है किसका, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, बीआरआई का। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इसमें क्या है, एक तो ये चाइना हो गया,
ठीक है, चाइना की बात करें, यूरोप की बात करें, अफ्रीका की बात करें, तो ये तीनों एरिया को क्या करना है, स्थल मार्ग से और जल मार्ग से, दोनों चीजें याद रखिएगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, स्थल मार्ग से जल मार्ग से। अब स्थल में रोड भी आ जाती हैं और रेलवे भी आ जाता है। तो इन तीनों से, तीनों मार्गों से किसको किसको जोड़ना है, एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को, तीनों महाद्वीपों को जोड़ के ये क्या करेगा, इसको बनाना है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। अब ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए कि अगर बात करी जाए 2 से 2,500 साल पहले चीन में क्या था, हान डायनेस्टी यानी कि हान वंश का राज था। तो चाइना से इन्होंने एक रोड बनाई थी, तो वो कहाँ जाती थी, वो जाती थी यूरोप, यूरेशिया जिसको बोलते हैं, उस समय यूरेशिया था, यूरोप और एशिया, और वहां से होते हुए यहाँ पर जो भूमध्य सागर आप देख रहे हो यहाँ तक, तो इनका जो ये रोड था, जो हान वंश ने यहाँ पर उस उनके टाइम पे जो व्यापार होता था, तो वही अब जो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इनका भी सपना क्या है, BRI का, यानी कि वही जो सिल्क रोड थी उसी को इन्होंने नाम क्या दे दिया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो एक लाल कलर से लाइन बनी हुई, तो लाल कलर से क्या है, ये रोड स्थल मार्गों से जोड़ेगा, और जो नीले कलर से आप डॉट देख रहे हैं ये जल मार्ग से जोड़ेगा। तो ये इनका इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इस ही प्रोजेक्ट का BRI का हिस्सा ही क्या है, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसी का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका मैंने अभी आपको यहां पर फिगर दिखाया है, इस तरीके का फिगर है। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अब यहां पर आर्थिक थोड़ा सा क्राइसिस आ गया है। क्यों, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम पे कितने बुरे हालात हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो वहां पर भी न्यूज में ये सुना होगा कि जो बैंक्स हैं सर, तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं वो कई सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर, तो वहां की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। तो अब ये लोग चाहते हैं कि कोई तीसरी पार्टी जो है वो इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज्वाइन करे, जिससे कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वो लाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिस समय ये 2015 में स्टार्ट हुआ था तो इसका टोटल खर्चा माना जा रहा था कि 50 बिलियन US डॉलर्स आएगा, बट आज की डेट में 62 बिलियन, 62 बिलियन US डॉलर जो है वो इसमें खर्चा, इसमें पैसा खर्च हो चुका है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन है फंड क्राइसिस का। इस वजह से ये लोग तीसरी पार्टी का वेट कर रहे हैं। ऐसा एक अनुमान लगाया गया कि तीसरी पार्टी में कौन सा देश आ सकता है, जैसे UAE की बात करें या सऊदी अरब की बात करें या जर्मनी का भी नाम आ रहा था। अब देखिए जर्मनी का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है, UAE भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इन दोनों का CPEC जो है वो ज्वाइन करें। सऊदी अरब के चांसेस थोड़े से लगते हैं यहाँ पर कि ये ज्वाइन कर सकता है। तो भारत ने यहाँ पर, भारत का स्टैंड क्या है, भारत ने यहाँ पर बोला है कि भाई ये क्या है, ये इलीगल रहेगा, तो कोई भी थर्ड पार्टी इस चीज को ना ज्वाइन करे। जाहिर सी बात है ये हमारे जम्मू कश्मीर के एरिया से निकला हुआ है CPEC, इस वजह से भारत तो हमेशा इसका विरोध करता रहा है कि ये पूरी तरीके से क्या है, इलीगल है। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। देखिए अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 6 पे मिलेगा। इसका संबंध थर्ड पेपर से है, जहां पर हम लोग इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये आर्टिकल ऐसा है ना कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू में जैसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप वहां पर होते तो क्या करते, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ये उस टाइप का आर्टिकल है। तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये हमारी जो क्रिएटिविटी है, आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, आपने इकोनॉमी के बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ लिए अच्छी बात है, अब धरातल पे आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करोगे, ये आर्टिकल उससे संबंधित है। इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को चूज किया है। देखिए यहां पर क्या हुआ, GDP की बात हो रही है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद की। तो हमें पता है, हमेशा हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, जब से आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, कि भाई कोई देश जो है वो उसकी तरक्की को कैसे मापा जाता है, उसकी GDP को देख के। अगर किसी देश की GDP इतनी है, 10 पॉइंट समथिंग है, अच्छा इसकी GDP ट्रिलियन US डॉलर्स में है, तो ये देश इतना सक्सेसफुल है। इस देश की GDP इतनी है तो वो देश इतना विकासशील है। इस टाइप की बातें हमेशा से होती रही, आज भी होती हैं। दो देशों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना, तुलना करनी होती है, तो हम GDP की ही तुलना करते हैं। परंतु यहां पर जो राइटर हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज से अब हमें GDP की जो परिभाषा है, जिस तरीके से देशों की जो आर्थिक समृद्धि दर है, जो देशों का ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो GDP से ही नहीं निकालना चाहिए अगर कोई देश दीर्घकालिक रूप में अपनी प्रगति और अपने देशवासियों की प्रगति करना चाहता है। तो अब देखिए कैसे, देखिए होता क्या है, RBI ना एक रिपोर्ट निकालता है, मैं उस रिपोर्ट का नाम आपको बताता हूं, सार्वजनिक और संगठित निजी क्षेत्रों में रोजगार, ये इस रिपोर्ट का नाम है। अब हुआ क्या, ये रिपोर्ट 1980 से 10-10 साल का RBI ने क्या करा, भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी, जो भारत की GDP थी, ठीक है,
ऐसे मैं लिखता जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो भारत की जीडीपी थी उसको हर 10-10 सालों में अध्ययन करा। तो 1980 से, मैं यहां पे ये भी लिखता जा रहा हूं, 80 से 90 तक अध्ययन करा इसने जीडीपी का, और ये पाया कि जीडीपी में 10 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है, 1% की वृद्धि हुई है। अब देखिए यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि आरबीआई ऐसा करता क्यों है, क्योंकि आरबीआई देखता है कि भाई अगर जीडीपी बढ़ रही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई देश कितना विकसित है ये किससे पता कर रहे हो आप, जीडीपी से। तो यानी कि जितनी जीडीपी उस देश की बढ़ रही है उतना रोजगार वहां पे बढ़ना चाहिए, उतने वहां के लोग जो हैं उन वो उनकी जो जीवन स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, उनके पास रोजगार होना चाहिए, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो यही तो होता है देश की, किसी देश का विकसित होने का परिमाण। तो यानी कि जीडीपी अगर 1% बढ़ी तो यहां पर देखा गया कि जो रोजगार था वो कितना बढ़ा, वो 2 लाख नई नौकरियां मिली लोगों को। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखा गया 90 से 2000 तक, फिर 10 साल के बीच में देखा गया, तो यहां पर देखा गया कि 1% जीडीपी बढ़ी और उस दौरान केवल 1 लाख नौकरी जो थी वो लोगों को मिली। ये नई नौकरियों की बात हो रही है, ठीक है, नई नौकरियों की, न्यू। जबकि यहां पर कितनी मिलनी चाहिए थी, 2 लाख मिलनी चाहिए थी, अगर पहले वाले को देखो तो उसका आधा हो गया। फिर इन्होंने 2000 से 2010 तक के जीडीपी को एनालिसिस करा। अगर वो 1% जीडीपी यहां पर भी बढ़ा तो यहां पर जो नई नौकरियां थी वो कितनी निकली, केवल 50,000। अब क्या हुआ, यहां पे 2010 के बाद से आरबीआई ने क्या करा, इस रिपोर्ट को निकालना कर दिया बंद। अब वो नहीं निकालता ये रिपोर्ट, ठीक है। इससे आरबीआई ने ये निष्कर्ष निकाला, मैं इसको हटा देता हूं, आपको अगर कुछ देखना है तो आप बैक करके देख लीजिएगा। इससे आरबीआई ने यह निष्कर्ष निकाला कि भाई जो जीडीपी है उसका रोजगार से जो संबंध है वो काफी ज्यादा कैसा है, एकदम विपरीत संबंध हो रहा है। भाई कायदे से तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है यही होना चाहिए कि जीडीपी अगर बढ़ रही है तो रोजगार बढ़ने चाहिए, लोगों को और ज्यादा जॉब्स मिलनी चाहिए। देखिए जीडीपी बढ़ती कैसे है, देखो मैं बताता हूं आपको। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि एक वर्ष में भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर बनने वाली जो वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं उनका जो मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहते हैं। यानी कि अगर एक पार्ले जी का बिस्किट भारत के अंडर बनता है तो उसका मान लीजिए 10 रुपए का मूल्य है तो वो जीडीपी में ऐड होगा। अब देखिए जीडीपी बढ़ेगी कैसे, जितना बिस्किट बिकेगा। बिस्किट क्यों बिकेगा, अब देखिए जैसे मान लीजिए लोग हैं तो लोगों की जितनी मांग होगी, अगर मांग बढ़ेगी तो पार्ले जी कंपनी क्या करेगी, अपना उत्पादन बढ़ाएगी, ठीक है। मांग बढ़ेगी तो लोग कह रहे हैं हमें और बिस्किट चाहिए, और बिस्किट चाहिए, तो कंपनी ने क्या करा, उत्पादन बढ़ाया। उत्पादन बढ़ा रही है अगर कंपनी, तो जाहिर सी बात है कि वो, अभी मान लीजिए 10 कर्मचारी 100 बिस्किट बनाते थे, एकदम से उसके पास 500 बिस्किट की डिमांड आ गई तो उसे 50 कर्मचारी रखने पड़ेंगे। तो यानी जो कर्मचारियों की संख्या है वो भी बढ़नी चाहिए। कर्मचारी बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, रोजगार बढ़ना चाहिए। परंतु जीडीपी तो बढ़ रही है, यानी कि प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है परंतु नौकरी नहीं बढ़ रही है। ये बताना है इस आर्टिकल का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर राइटर ये बताते हैं कि ये बात बहुत समय पहले, उन्होंने यहां पर एक उदाहरण लिया है, मैं उदाहरण आपको बताता हूं। 2008 में फ्रांस के प्रेसिडेंट थे निकोलस सरकोजी। तो उन्होंने क्या करा, कुछ अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करा गया था, उसमें हमारे भी अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन शामिल थे। तो ऐसे अर्थशास्त्रियों का एक ग्रुप बनाया और उनको बोला कि आप जरा मेरे को बताओ कि कहां पर ये गलतियां हो रही हैं। जीडीपी बढ़ रहा है परंतु देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश में जो लोगों का जीवन स्तर है वो उसके अनुसार क्यों नहीं बढ़ता। तो यहां पर अर्थशास्त्रियों का कहना था कि हम केवल जीडीपी को मानक ना बनाएं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी को मानक ना बनाइए। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का अकेला मानक जीडीपी नहीं होना चाहिए। भाई आप उस देश के ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि आप धरातल पर यह भी चेक करिए कि वहां पर लोगों के पास जॉब्स हैं कि नहीं है, ठीक है। वहां पे लोगों के पास लैंगिक समानता है कि नहीं है। लैंगिक समानता का मतलब है, अब जॉब का मतलब कब होगा, कोई देश विकसित कब होगा, जब उसके स्त्री और पुरुष दोनों के पास जॉब हो। तो स्त्री और पुरुष दोनों जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी जॉब तक पहुंच है कि नहीं है, उनको वेतन समान मिलता है कि नहीं मिलता है, यही सब तो बात करेगा लैंगिक समानता की। वहां पे उस देश में अंदर जो लोगों का जीवन स्तर है वो कैसा है। तो ये कई सारे मानक ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनके आधार पर देश की जो आर्थिक प्रगति है, देश की जो समृद्धि है, उसको मापना चाहिए, ना केवल जीडीपी के आधार पर, ठीक है। तो अभी भी यहां पर ये बोला जा रहा है, राइटर हमारे राजनेताओं से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहां पर क्या होता है, हर साल बजट आता है, हर तिमाही में रिपोर्ट्स आती हैं आरबीआई की। तो
उस रिपोर्ट को, जो भी सरकार सत्ता में होगी, चाहे कोई भी सरकार हो, एक्स सरकार हो, वाई सरकार हो, तो यदि एक्स सरकार सत्ता में होती है तो वो जो भी उनकी आर्थिक उपलब्धियां होंगी, हमेशा बोला जाएगा भारत की जीडीपी 8% हो गई, 9% हो गई, तो अपनी पीठ थपथपाएंगी, यहीं पर राइटर बोल रहे हैं। परंतु जो विपक्ष में बैठे लोग होते हैं वो केवल उसकी आलोचना करते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि दोनों पक्ष के राजनेताओं को बैठना चाहिए और ये आत्ममंथन करना चाहिए कि भाई जीडीपी तो हमने 8% 9% पहुंचा ली, परंतु क्या हम इतना रोजगार लोगों को दे पाए? क्या हम, एक आम लोगों को क्या चाहिए? आम लोगों को जीडीपी से मतलब थोड़ी ना है। कोई भी यार जॉब करता है, नॉर्मल इंसान, कोई कॉमन मैन होता है, उससे आप बोलो कि भारत इतना विकसित कर रहा है, भारत की जीडीपी इतनी चली गई है, हमारे रैंकिंग इतनी अच्छी हो गई, तो उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। उसको मतलब किससे है? अपनी जॉब से, है ना, अपने खाने पीने से, अपने रहने से। तो उसका जो जीवन लाइफ स्टाइल है उससे मतलब है, तो उस पे काम करना चाहिए इन नेताओं को। तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अब मुख्य परीक्षा पे प्रश्न पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, आर्द्र भूमियां हमारे पर्यावरण में एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस कथन के आलोक में आर्द्र भूमियों के कार्यों की व्याख्या करनी है तथा उनके ह्रास का कारण बताना है। दूसरा प्रश्न सीपीईसी से मैंने आपसे पूछा है कि इस पर भारत की चिंताओं पर चर्चा करनी है और भारत को इस गठबंधन द्वारा पेश की गई चुनौतियों में से कैसे निपटना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। चलिए, आज का मेरा प्रश्न रहेगा, आपको यह बताना है काला दान प्रोजेक्ट के बारे में। काला दान प्रोजेक्ट जो है उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं और यह प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको आज का सत्र अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आप जो कमेंट करते हैं, सभी लोग, जितने लोग कमेंट करते हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से कमेंट आप करते रहिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए, मिलते हैं द हिंदू के अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।